नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। जैसा कि मित्रों आपको मालूम है कि H.G. वेल्स ने दो नॉवल लिखे थे, द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन, जो आज कई वर्षों के बावजूद भी इतने प्रसिद्ध हैं कि वो 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं CBSE बोर्ड में। इसके अलावा इन्होंने और भी वैज्ञानिक रोमांचक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से एक कहानी है अंडर द नाइफ, जो अंग्रेजी में लिखी गई थी और जिसका हिंदी में नाम है मौत के साए में, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंडर द नाइफ शीर्षक से लिखी गई H.G. वेल्स की यह कहानी सबसे पहले जनवरी 1896 में न्यू रिव्यू में प्रकाशित हुई थी और आलोचकों ने इसे एक अद्भुत भविष्यदर्शी कथा रचना के रूप में पहचाना था। तो कहानी शुरू करते हैं। हडसन से मिलकर अपने घर की ओर लौटते हुए मेरे मन में एक ही बात लगातार घुमड़ रही थी कि अगर मैं इस दौर में जिंदा नहीं बचा तो क्या होगा। यह मेरे लिए एक बहुत ही निजी शंका थी। शादीशुदा लोगों से हटकर मेरा मामला अलग था। मेरे अंतरंग दोस्तों की गिनती बहुत कम थी और मेरी मौत का सदमा उनके लिए बस एक रस्मी जिम्मेदारी भर होगा। मुझे इस बात की उलझन थी और थोड़ी शर्मिंदगी भी कि किसी के लिए भी मेरा मर जाना एक पारंपरिक घटना से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। प्रिमरोज हिल्स पर हडसन के घर से निकलकर आगे पैदल जाते हुए मेरी नज़र के आगे अपनी मौत का प्रसंग एकदम नंगे सच की तरह तांडव कर रहा था। मेरी स्मृति में मेरे बचपन के दोस्तों की छवि उभर आई थी और मुझे बहुत गहराई से यह एहसास हो रहा था कि मेरे उन सबसे रिश्ते बस रस्मी भर थे और यूं ही अनायास निपटे जा रहे थे, बिना हमारे उनके प्रति सचेत हुए। वह मेरी आगे की कारोबारी ज़िंदगी में या तो सहयोगी बन गए थे या प्रतिद्वंदी। मैं उनके प्रति बहुत ठंडा और उदासीन हो गया था, जिसके हाव भाव में खुद प्रदर्शित होने वाला कोई संकेत बाकी नहीं बचा था। शायद इंसान में दोस्ती महसूस करने की भावना भी उम्र और कद काठी बढ़ने के साथ अपने ही ढंग से जगह बनाती है। मेरी अपनी ही ज़िंदगी में एक समय था जब मैं किसी दोस्त से बिछुड़ जाने भर से बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन उस शाम अपने घर की ओर जाते समय मेरी भावात्मक स्थिति एकदम सुन्न थी। मुझे ना तो अपने घर तरस आ रहा था और ना ही मैं अपने दोस्तों को याद करके दुखी था। मैं यह काल्पनिक तस्वीर भी अपनी आंखों के आगे नहीं रच रहा था कि मेरे दोस्त मेरी मौत का मातम मना रहे हैं। मुझे खुद का इस भावात्मक निष्क्रियता की हालत में होना अच्छा लग रहा था और निसंदेह मेरी यह स्थिति मेरी बिगड़ी हुई सेहत के कारण थी और मेरे दिमाग में वही सब चक्कर लगा रहा था। एक बार पहले भी मेरे शरीर में अचानक खून की बहुत कमी हो गई थी और मैं मौत के कगार पर पहुंच गया था। मुझे याद है तब भी मैं अपनी भावनात्मक जीवंतता से एकदम खाली हो गया था और मुझ में आत्मदया जैसा भाव भी नहीं बचा था और अपनी स्वाभाविक सुख दुख, आनंद और शोक महसूस करने की स्थिति में लौटने में मुझे कई हफ्ते लग गए थे। अब मैं फिर खून की कमी की हालत में था। मैं यह दशा करीब एक हफ्ते या उससे ज़्यादा समय से महसूस कर रहा था। मेरी भूख मर गई थी। मुझे समझ में आ रहा था कि इस असहाय सी कमज़ोरी के कारण ही मैं बुनियादी इंसानी हंसी, खुशी और दुख दर्द महसूस करने की हालत से छूटता जा रहा हूँ। यह बात दुनिया में हज़ारों बार साबित हो चुकी है और मैं इसमें 100% विश्वास करता हूँ कि इंसान में कोमल भावनाएं और नैतिक चेतना, यहाँ तक कि प्रेम का एहसास, यह सब आदमी की इच्छाओं की उपज है, जिनके बीच आदमी की हैवानियत का डर भी जुड़ा होता है। इस तरह इस सब के असर से आदमी अपनी मानसिक आज़ादी गंवाने लगता है। ऐसा संभव है कि जब मौत का साया इंसान के सिर पर मंडराने लगे तो उसे यह नज़र आने लगे कि उसके ज़िंदगी या ज़िंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई है, तो उसके भीतर रुचि और वितृष्णा दोनों का ही संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद बचता ही क्या है। चलते चलते मैं अचानक एक कसाई लड़के की छकड़ा गाड़ी से टकराता हूँ और तभी मेरा अपने वर्तमान से सामना हुआ था। मैंने पाया कि मैं रीजेंट पार्क की नहर के ऊपर बने पुल से गुजर रहा था। वह नहर जो प्राणी उद्यान के साथ साथ बहती है।
अपनी नीली वर्दी में वह कसाई लड़का जिस छकड़े में धीरे धीरे बढ़ते हुए नहर में बहती हुई एक नाव देख रहा था, उस छकड़े में एक मरियल सा सफ़ेद घोड़ा जुता हुआ था और प्राणी उद्यान में एक नौकरानी 3 खुशमिजाज छोटे बच्चों का मन बहला रही थी। पेड़ हरियाली से भरपूर थे। मौसम अपनी खुशनुमा मस्ती गर्मी की धूल धक्कड़ के बावजूद संजोए हुए था। नहर के पानी में आसमान की छाया उसके साफ और उजास भरे होने की गवाही दे रही थी। हल्की हल्की बहती हुई हवा में एक खास किस्म की तरंग थी जिसकी छुअन का असर मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा था, जबकि पहले यही हवा मुझे आनंद से विभोर कर देती थी। क्या इस तरह मेरी संवेदना का कुंद हो जाना किसी आने वाले अशकुन का इशारा है? मुझे यह एहसास तो था कि मेरे सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता पहले की तरह ठीक बनी हुई है। कम से कम मैं ऐसा ही समझ रहा था। सही ढंग से कहा जाए तो वह एक अजीब सा सन्नाटा था जो मेरे ऊपर छाया हुआ था, ना ही निष्क्रियता मेरे ऊपर हावी थी। क्या इस सन्नाटे की गिरफ्त में होने को मौत के पास आने की आहट माना जा सकता है? क्या मौत के एकदम करीब पहुंचा हुआ आदमी सचमुच मौत के आगोश में जाने के पहले ही दुनिया के स्पर्श को महसूस करना बंद कर देता है? मैं बहुत ही अजीब ढंग से खुद को जिंदगी के और अपने होने के एहसास से अलग थलग पा रहा था और मेरे मन में इसकी कोई चिंता भी नहीं उपज रही थी। बच्चे उद्यान में मस्ती से खेल रहे थे, धूप का मज़ा ले रहे थे और भरपूर जिंदगी समेट रहे थे। बाग के माली उस नौकरानी और बाग में आई बच्चों की माँओं के साथ गपशप कर रहे थे। नौजवान जोड़े अपनी अंतरंगता में मगन मुझे अनदेखा करते हुए मेरे करीब से गुजारते जा रहे थे। रास्ते में पड़े लगे हुए पेड़ अपनी नई आई कोमल पत्तियों पर धूप बटोर रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थीं। मैं पहले कभी इस सब में हिस्सेदार हुआ करता था, जिससे अब मैं कटकर अलग हो गया था। चलते चलते मुझे लगा कि मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। मेरे पैर जैसे भारी हो गए हैं। वह शाम भी गर्म थी। मैंने आसपास देखा और बाद में रखी एक हरी बेंच पर बैठ गया। पल भर में ही मैं जैसे एक नींद के झोंके में आ गया था, जो मुझे मानो किसी दूसरी दुनिया में ले गया, जिसने मेरी चेतना से मेरे जिंदा होने का एहसास पूरी तरह से हटा दिया था। मैं भले ही अभी इस बेंच पर बैठा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच मर गया हूँ। मेरा कुम्हलाया हुआ, चिथड़े चिथड़े हुआ और सूखा मृत शरीर पड़ा है और मेरी एक आंख को कौए खा गए हैं। जाओ, कोई तेज आवाज़ में चीखा था और इसके साथ ही रास्ते की धूल और बाग की क्यारियों की मिट्टी एक बवंडर की तरह हलचल से भर उठी थी। इससे पहले कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि रीजेंट पार्क एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि लाइन से लगे पेड़ों के बीच कब्रों के कई कई चबूतरे बने हुए हैं और उन पर शोक वाक्य लिखे पत्थर लगे हुए हैं। एक और अजीब सा नज़ारा दिख रहा था। अपनी अपनी कब्रों की कैद से जूझते हुए मुर्दे बाहर आ रहे थे। संघर्ष में वह लहूलुहान थे। उनके शरीर से उनका लाल मांस चित्रों की तरह लटक रहा था और कहीं कहीं उनकी सफ़ेद हड्डियां भी नज़र आ रही थीं। जागो, एक तेज़ आवाज़ फिर गूंज उठी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस भयानक चीख से डरकर उठ खड़ा नहीं होऊंगा। उठो। इस बार उस आवाज़ में गुस्सा भी था। मुझे लगा कि यह आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी थीं। वह आवाज़ बाग के उस कर्मचारी की थी जो बाग में आने के लिए टिकट देकर सरकारी कीमत वसूलता था। मैंने पैसे दिए और टिकट लेकर जेब के हवाले किया। एक जमाई भरी, पैरों को तानकर सीधा किया और मुझे महसूस हुआ कि अब मैं पहले के मुकाबले बेहतर हूँ। मैं उठा था और लंगम पैलेस की ओर चल पड़ा था। चलते चलते मेरा ध्यान फिर कहीं गुम हो गया और मैं मौत के बारे में सोचने में खो गया। लंगम पैलेस की सड़क जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ
से मैरी लिबोर्न रोड का रास्ता शुरू होता है। इस जगह मैं बदहवास एक टैक्सी के नीचे आने से बाल बाल बचा था। फिर भी मैं चलता रहा, हालांकि मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मेरे कंधे धक्का खाने से दर्द खा रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि क्या कोई खास अपशकुन है जो आज मौत के रास्ते मेरा पीछा कर रहा है। खैर छोड़िए, मैं आपको उस दिन और अगले दिनों के अनुभव बताकर ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मुझे इस बात का पक्का विश्वास होता जा रहा था कि मैं इस ऑपरेशन के दौरान मौत के हत्थे ज़रूर चढ़ जाऊँगा। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इस एहसास को उजागर करने पर आमादा हूँ। घर पहुंचकर मैंने पाया था कि वहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरा कमरा साफ किया जा चुका था। वहाँ से गैर जरूरी का सामान हटा दिया गया था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। नर्स भी पहुँच गई थी। सारा सामान मुस्तैदी से अपनी जगह पर लगा दिया गया था। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं आज बिस्तर पर जल्दी चला जाऊं। थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद मैंने उनकी बात मान ली थी। सुबह मैं आलस से बहुत भरा हुआ जागा था। हालांकि मैंने हमेशा की तरह अखबार पढ़ा था और पहली डाक से आई हुई चिट्ठियों को भी देखा था, लेकिन मुझे उस काम में कोई रस नहीं आ रहा था। आई हुई डाक में मेरे पुराने स्कूल के समय के एक दोस्त एडिसन का छोटा सा पत्र था, जिसमें उसने मेरी नई किताब की छोटी मोटी भूलों और छपाई की गलतियों का जिक्र किया था। एक खत लैंग्रिज का था, जिसमें उसने दूसरे दोस्त मेंटन के बारे में अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। बाकी सारी चिट्ठियां बस कारोबारी थी। मैंने केवल एक कप चाय ली। कुछ खाने का मेरा मन नहीं था। मेरे कंधे का दर्द बढ़ गया था और मुझे करवट बदलने में तकलीफ हो रही थी। मुझे मालूम था कि यह चोट का असर है, लेकिन अगर आप समझ सकें तो हालत यह थी कि दर्द मुझ तक दर्द की तरह नहीं पहुंच रहा था। रात को मैं गर्मी और गला सूखने के कारण जागता रहा था, लेकिन सुबह जब मैंने बिस्तर छोड़ा मैं सहज था। रात भर मैं अपने बीते दिनों की याद में खोया रहा था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे दिमाग में अमरत्व का सवाल कुलबुला रहा था। वक्त का पाबंद हेडोन एकदम ठीक समय पर अपना गहरा स्लेटी बैग लिए आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे मोब्रेवे भी आ गया। उनके आजा पहुंचने पर मेरे भीतर एक कपकपी सी छूट गई। मैं अपने चारों ओर हो रही कार्रवाई को और भी कौतूहल से देखने लगा। हेडोन ने एक छोटी अटकोण आकार की मेज को मेरे बिस्तर के पास खिसका लिया। उसने अपनी चौड़ी पीठ मेरी तरफ की, फिर अपने बैग में से सामान निकालकर उस अटकोण मेज पर सजाने लगा। मैं लोहे पर लोहे की टकराहट की आवाज़ को गौर से सुनने लगा। मैं भीतर से बहुत शांत और स्थिर नहीं रह गया था। क्या मुझे बहुत तकलीफ होगी? मैंने फुसफुसाती हुई आवाज़ में पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, हेडोन ने मेरी ओर पीठ किए किए जवाब दिया था। तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया जाएगा। तुम्हारा दिल तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ धड़क रहा है। उसकी इस बात के साथ ही मैंने अपनी नाक में बेहोशी की दवा की कुछ मीठी तीखी सी लहर महसूस की और अब उसका असर होना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे उस मुद्रा में लेटा दिया जिसमें उन्हें ऑपरेशन करना था। इसके लिए पहले कि मैं समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म अपना पूरा असर दिखाई दिया। क्लोरोफॉर्म शुरू में नथनों में हरकत करती है और कुछ देर के लिए सांस रुकने सी लगती है। मैं जान गया कि अब मैं मर जाने वाला हूँ और यह मेरे होश में होने के आखिरी पल थे। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अभी तो करने के लिए मेरे पास बहुत सा काम पड़ा है, लेकिन क्या काम जो बाकी है? ऐसा क्या काम है जो मैं अभी तक नहीं कर सका हूँ? मेरे दिमाग को ऐसा कोई भी काम याद नहीं आया। कोई ऐसी इच्छा भी याद नहीं आई जिसे पूरी करने के लिए मुझे और जिंदा रहना चाहिए था। इसके बावजूद मेरे मन में मरने के खिलाफ ज़बरदस्त संघर्ष चलने लगा था।
निसंदेह डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि उनके हाथों मेरी मौत होने वाली है। हो सकता है कि इस मनस्थिति में मैं थोड़ा सा तड़फड़ाया हूँ, पर तभी मैं एकदम जड़ हो गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया, एक मनहूस सी चुप्पी, और किसी ऐसे अंधेरे ने मुझे घेर लिया जिसे भेदना असंभव था। उसके बाद कुछ पलों का या कुछ मिनटों का अंतराल रहा होगा जिसमें केवल गहरी बेहोशी थी। उसके बाद एक बर्फ की तरह ठंडे उजाले ने मुझे बहुत तटस्थ सा यह एहसास दिलाया कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और अभी तक मैं अपनी देह सजेजे हुए हूँ। लेकिन तुरंत ही चेतना की वह लहर मुझ तक आई थी गायब हो गई, और बेहोश होते ही मैं फिर अपने होने से मुक्त हो गया। नहीं, अपने होने से मुक्त नहीं हुआ। मैं कोई एहसास था जो मुझे अभी भी अपने शरीर और अपने होने से जोड़े हुए था। वह इतना सबल तो नहीं था कि मैं अपने समूचेपन को बाकायदा पहचान सकूं, लेकिन वह था तो सही। दरअसल मैंने कुछ नहीं पा रहा था, ना ही सुन पा रहा था। इसके बावजूद मेरे भीतर इस एहसास का संचार हो रहा था कि मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। हेडॉन मेरे ऊपर झुका हुआ था और मोवब्रे मेरे पीछे था। एक बड़ा सा नस्तर मेरी पसलियों के नीचे का मांस काट रहा था। अपने आप को अपनी ही आंखों से यूं काटे जाना देखना बहुत रोमांचक था, जिसमें ना दर्द का एहसास था न घबराहट का। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप दो अजनबी इंसानों को आपस में शतरंज खेलते देख रहे हो। हेडॉन की नज़रें एकाग्र थीं और उसके हाथ बहुत सदे हुए चल रहे थे। इसके बावजूद मुझे यह हैरतअंगेज शंका थी कि पता नहीं क्यों हेडॉन को अपने हाथों किए जा रहे ऑपरेशन पर बहुत भरोसा नहीं है। मैं यह भी देख पा रहा था कि मुवब्रे के दिमाग में क्या चल रहा है। मुवब्रे इस बात पर गौर कर रहा था कि हेडॉन के ऑपरेशन करने के ढंग से उसका हुनरमंद होना बाकायदा झलक रहा है। चलते हुए हाथ के साथ उसके नए निर्देश तेजी से बुलबुले की तरह फूटकर बाहर आते जा रहे थे, मानो वह किसी वरदान का असर हो, और तुरंत ही वह कार्रवाई में लागू हो जा रहे थे। मुवब्रे आदतन एक ईर्ष्यालु इंसान था। इसके बावजूद वह हेडॉन की इस करिश्माई गति के आगे मोहित था। मुझे अपने काट कर खोले गए शरीर में अपना लीवर नजर आया। मैं अपनी हालत पर हैरान हो रहा था। मुझे यह तो पता चल रहा था कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने होने का एहसास अपने जिंदा होने की हालत से फर्क लग रहा था। मुझ पर करीब साल भर से साये एक धूसर से अवसाद ने मेरी सारी सोच और स्मृतियों को बदरंग कर रखा था। मेरा सारा सोचना और समझना किसी भी भावात्मक लगाव से अछूता हो रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या क्लोरोफॉर्म के असर से हर कोई ऐसी ही दशा में पहुंच जाता है और तब तक ऐसा ही बना रहता है जब तक वह असर खत्म ना हो जाए, और उसके बाद यह हालत बिल्कुल ही भुला दी जाती है। हालांकि मैं यह नहीं सोच रहा था कि मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे सामने यह एकदम साफ था कि मैं जल्दी ही मर जाने वाला हूँ। मैंने अपना ध्यान फिर से हेडॉन की कार्रवाई को देखने में लगा दिया। मैंने देखा कि वह मेरी एक नस पर नश्तर चलाने में झिझक रहा था। उसके दिमाग में जिन बहुत सी बातों ने हलचल मचाई हुई थी, उससे मेरा ध्यान उसकी ओर से उचट गया। उस समय हेडॉन की चेतना प्रकाश के एक छोटे से बिंदु की तरह थरथरा रही थी। उसका चिंतन उसी बिंदु पर टिका हुआ था, जो कभी बेहद चमकीला हो उठता था और कभी धुंधला और टूटा हुआ सा। अभी अभी वह चमक यकायक ठहर गई थी, लेकिन मुवब्रे का काम इससे बिल्कुल बेअसर था। बाहर होने वाली हल्की सी भी आवाज़ से या उसके हाथों ताज़ा मांस काटे जाने की गति में जरा सा भी फर्क होने पर वह प्रकाश का बिंदु कांप उठता था। इस तरह सबके विचारों को देखना और उस थरथराते हुए प्रकाश बिंदु पर नज़र रखना बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी डरी हुई मछली का पानी के जार में छटपटा इधर उधर भागना होता है।
यह समझना बहुत अजीब था कि एक इंसान की ज़िंदगी की सारी जटिल गतिविधियां इस थरथराती हुई अस्थिर छवि पर निर्भर थीं और अगले 5 मिनट तक मेरी ज़िंदगी भी इन्हीं हरकतों के बीच झूलती रही थी। और मैं देख रहा था कि हैडोन के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी, जैसे कि कटी हुई नस की छवि उसके दिमाग में गहराई से अट गई थी और वह उसे बाहर निकालने के लिए जूझ रहा था। उसकी जद्दोजहद यह थी कि उसके नश्तर को नस के ऊपर महीन सा चीरा दूर तक ले जाना था। तभी अचानक फाटक खुल जाने पर रुके हुए पानी की धार की तरह हरमराते घुमड़ते उसके सारे असमंजस दिमाग से बह निकले और इसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि वह नस कट गई। हैडोन के चेहरे पर एक कर्कश सा हकबकाहट का भाव उभरा और मैंने देखा कि कटी हुई नस से लाल खून का बहाव बाहर आने लगा, जिसे हैडोन ने तेजी से एक ट्रे में समेट लिया। हैडोन घबराया हुआ था। उसने तेजी से खून से सना नश्तर अटकोड़ी मेज पर रखा और तत्काल दोनों डॉक्टर्स मेरे ऊपर झुक आए। ऐसा लगा कि वह बहुत हड़बड़ी में किसी अनहोनी से निपटने की अबूझ कोशिश कर रहे हैं। बर्फ वोफ्रे ने आवाज़ लगाई, लेकिन मैं समझ गया कि अब मैं मर ही चुका हूँ, भले ही मेरे शरीर ने मेरा साथ अभी नहीं छोड़ा है। भले ही मैंने एक एक हरकत को बारीकी से देखा और समझा है, मैं वह सब आपके सामने नहीं दोहराऊंगा कि वह किस कदर देर से उठाए गए कदम थे। मेरे सारे अंदाज और मेरी समझ उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज और सटीक थे, जितना उन दोनों डॉक्टरों ने ज़िंदगी में कभी आजमाया भी नहीं होगा। उनकी सोच और काम तो बस वैसे ही थी जैसे वह भरपूर अफीम खाकर ऑपरेशन करने आए हों। बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं समझता था कि मैं अमर प्राणी हूँ, लेकिन मेरा यह हाल होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस समय मैं गोली चलने के बाद बंदूक की नाली से निकलते धुएं की तरह हवा में घुलकर गायब होता जा रहा हूँ और उसके बाद बस मेरे पार्थिव अवशेष ही बचे रह जाने वाले हैं। क्या अब मैं दुनिया के अनगिनत दिवंगत लोगों की सूची में शामिल हो जाने वाला हूँ और दुनिया मुझे बस एक विगत चरित्र की तरह याद करेगी? क्या मैं बस एक आत्मा भरकर रह जाने वाला हूँ जिसे बस एक धुंधलाई सी दिखाई परछाई ही माना जाएगा? यह सब मेरी निजी जिज्ञासा है और इनसे मेरी कोई भावना जुड़ी हुई नहीं है, ना लालसा न वितृष्णा। यह सब तो मेरे बदरंग से अनुमान है जो मैं अपने हर्ष को लेकर लगा सकता हूँ। तभी मैंने अपने ऊपर एक खिंचाव सा महसूस किया, जैसे कोई बहुत ताकतवर इंसानी चुंबक मुझे मेरे शरीर के बाहर ऊपर की ओर खींच रही है। यह खिंचाव और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, मानो मैं बस एक कण में बदल गया हूँ और बहुत सी राक्षसी शक्तियाँ मुझे खींचती हुई घमासान मचाए हुए हों। उसी समय एक भयानक आक्रमण की तरह बस एक क्षण के लिए मेरी चेतना मुझ तक आई। डरावने सपने में कहीं ऊपर से सिर के बल नीचे गिरने का एहसास करके, ऐसा आघात लेकर जो घनघोर प्रचंड तूफान के बीच फंस जाने से भी 1000 गुना ज़्यादा भयावह था। फिर वह दोनों डॉक्टर्स, मेरा कटा फटा नंगा शरीर, वह छोटा सा कमरा और यह सब अचानक मेरी नज़रों के सामने से ऐसे गायब हो गए जैसे तेज बहती धारा के ऊपर से बुलबुले जैसे फेना मिट जाता है। मैं खुले आसमान में ऊपर तैर रहा था। मैं नीचे लंदन का पश्चिमी किनारा था जो लगातार नीचे की ओर छूटता जा रहा था, क्योंकि मैं लगातार ऊपर की ओर उठ रहा था और सब कुछ मेरी नज़रों के सामने से एक परिदृश्य की तरह गुजर रहा था। मुझे धुंधलाई सी हवा के आर पार सब कुछ नज़र आ रहा था। अनगिनत छतें जिन पर चिमनियों का अंबार था, संकरी सी सड़कें जिन पर पैदल जाते लोगों और सवारियों की भगदड़ थी, बीच बीच में धब्बों की तरह चौराहे थे और बस्ती में चर्च के शीट्स ऐसे मानो सतह पर कांटे उगाए हों। सब कुछ जो दिखता वह मिनट भर में नज़र से ओझल हो जाता, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूम रही थी।
फिर मैं ऊपर से ईलिंग को देख पा रहा था, जहाँ बस्ती उतनी घनी नहीं थी और चिल्टर्न की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती टेम्स नदी एक नीले रंग के सूत के धागे की तरह नज़र आ रही थी। उत्तरी दिशा के दूर पर फैले मैदान एक मुहाने जैसे दिख रहे थे और धुंध में कहीं ओझल हो जा रहे थे। मैं ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा था और यह मेरे लिए एक अनूठा पहला अनुभव था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर पल मेरे नीचे का दृश्य और भी विस्तृत होता जा रहा था। बस्ती, खेत, पहाड़ और घाटी, यह सब धुंधले होते नज़र से ओझल होते जा रहे थे। नीचे की रंगत पहाड़ों की नीलिमा में छिपती जा रही थी। मैदानों और जंगलों की हरियाली को उनके ऊपर उड़ते बादल ढक ले रहे थे और ऊपर से केवल बादलों की सफ़ेद उजली सतह ही नज़र आ रही थी। लगातार ऊपर उठना एक रोमांचक अनुभव की तरह मेरे सामने था और इस तरह धरती से मेरे नाते के छूटने का इशारा बन रहा था। ऊपर उठते हुए चूंकि मेरे और धरती के बीच खिंचा पर्दा कम से कमतर होता जा रहा था, इससे बहुत से अचंभित कर देने वाले दृश्य सामने आ रहे थे। वह आकाश जो पहले नीला नजर आ रहा था अब गहराता जा रहा था और उसके बहुत से रंग देखे जा रहे थे। इन रंग बिरंगे गलियारों से गुजरते हुए अब आसमान काला हो गया था, जिसमें सितारों की चमक टंगी हुई थी, और उसके बाद आकाश सिर्फ काला था, इतना काला जितना कभी देखा न गया हो। उसके बाद आसमान में एक तारा दिखा था, फिर कुछ और। उसके बाद अचानक आसमान में इतने तारे चमक उठे जितने कभी धरती से देखे नहीं गए थे। दरअसल आसमान की नीली आभा सूरज की किरणों के तारों के प्रकाश से मिलने से उपजती है, जो आपस में आप गुथकर फैल जाती है और सर्दियों की सबसे काली रातों को भी छिपती नहीं। हम दिन में तारे सूरज की रोशनी की चकाचौंध के कारण नहीं देख पाते, लेकिन मुझे यह सब कुछ दिखाई दे रहा था जो इंसान की शरीरी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। मैं नहीं जानता था यह कैसे हो रहा था। सूरज ऐसा खूबसूरत और भव्य नज़र आ रहा था जैसे पहले कभी नज़र नहीं देखा गया। सूरज की गोलाकार आकृति एकदम भव्य सफ़ेद थी, ना कि पीली जैसी धरती से देखी जाती थी वैसी। उससे तेज आभा फैल रही थी जिस पर नज़र नहीं टिकती थी। उस गोले की परिधि से किरणें ऐसे फूट रही थी मानो आग की लाल लपटें अपनी जीभ लपलपा रही हो। सूरज के गोले के दोनों तरफ स्वर्गलोक पहुँचने की आधी दूरी पर चांदी की तरह चमकदार दो बड़े पंख ठीक वैसे ही थे जैसे मैंने मिस्र की भव्य मूर्तियों में धरती पर तब देखे थे जब मैं वहाँ आम आदमी की तरह एक जीवधारी था। जब मेरी चेतना धरती की ओर फिर लौटी तब मैंने पाया कि मैं उससे बहुत दूर हूँ। खेत और बस्ती दूरी की वजह से पहचान में नहीं आ रही थी। दुनिया भर का नज़ारा बस एक धब्बे की तरह दिख रहा था जिस पर जगह जगह सफ़ेद बादल छितरे हुए थे जो आयरलैंड और पश्चिमी इंग्लैंड को ढक रहे थे। कुछ देर बाद अब मैं उत्तरी फ्रांस और आयरलैंड की सीमा को देख पा रहा था। यह समूचा ब्रिटेन महाद्वीप मेरी नज़र के सामने था, जबकि स्कॉटलैंड उत्तर की तरफ क्षितिज में छिप गया था, या हो सकता है कि वहाँ समुद्र तट को कुहासे ने ढक लिया हो। यह भी संभव है कि वहाँ घने बादल छाए हों। समुद्र का रंग गहरा भूरा नज़र आ रहा था और धरती उसके मुकाबले ज़्यादा उजली दिख रही थी। सारा परिदृश्य धरती की गति के कारण पूरब की ओर घूम रहा था। यह सब कुछ इतनी तेजी से घटित हो रहा था कि जब तक कि मैं धरती से सिर्फ कुछ हजार मील दूर नहीं रह गया, मुझे अपना ख्याल नहीं आया। अब मेरा ध्यान जा रहा है कि मेरे शरीर में ना हाथ हैं ना पैर, मेरे पास शरीर का कोई भी अंग नहीं बचा है। इसके बावजूद मुझे ना कोई चिंता हो रही है न दर्द। अपने बारे में मैं बस यह समझ रहा हूँ कि यह सारा अंतराल जिसमें हवा भी नहीं है, क्योंकि हवा मैं पीछे अंतरिक्ष में छोड़ आया हूँ, इंसान के अंदाज से कहीं ज़्यादा ठंडा है। लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं है।
वातावरण को चीरती आती सूरज की किरणें तब तक गर्माइश नहीं दे सकती जब तक वह किसी पदार्थ की सतह से ना टकराएं। मुझे बहुत सी वस्तुएं नज़र तो आईं, लेकिन मैं उनके प्रति इतना तटस्थ था कि मैंने किसी का भी याद रखने का हद तक नोटिस नहीं लिया। यह शायद मेरी संसार को तुच्छ समझने जैसी दृष्टि का नतीजा था। मेरे नीचे का बहुत तेजी से मुझे दूर दूर जाता नज़ारा मेरी तेज गति के कारण था। एक सेकंड में अनगिनत मील की रफ्तार, जिसके कारण लंदन बस एक छोटे से धब्बे से दिखकर ओझल हो गया था। इधर दोनों डॉक्टर्स एक बेजान पड़े उस छत विछत शरीर में जान डालने की कोशिश कर रहे थे जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मैं उस समय ऐसी तन्मयतापूर्ण शांति महसूस कर रहा था जिनकी धरती के किसी जीवित प्राणी ने कभी महसूस नहीं की होगी। अपनी इस दुनिया को छोड़कर उस लोक की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि पृथ्वीलोक के परे का सच कितना अद्भुत है। इसके बावजूद यह ज्ञान बहुत सहज और बेहद स्वतः स्पष्ट था। क्या बताऊं, मैं इस बात पर हैरान था कि मुझे पहले कभी क्यों समझ में नहीं आया। मैं जैसे अचानक इस भौतिक पदार्थ वाले संसार से अलग रख दिया गया था। जो कुछ भी ठोस भौतिक पदार्थ थे वह सब मेरे अनुसार पृथ्वीलोक की सामग्री थे। पृथ्वी जो अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर नाचती घूम रही है, उसके सारे पदार्थ उससे उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। वह सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और उसके साथ दूसरे बहुत से ग्रह हैं जो अपनी अपनी गति का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ अपदार्थ हैं उसमें कुछ जड़ता नहीं है। उस पर किसी भी ग्रह का कोई गुरुत्वाकर्षण अपना जोर नहीं लगा रहा है। वह जहाँ भी अपने धारण कवच से अलग होता है वहीं ठहर जाता है। वह अंतरिक्ष में गतिहीन है। इसी तरह मृत्यु के बाद मैंने धरती के इस लोक को नहीं छोड़ा है, बल्कि इस धरती ने ही मुझे छोड़ दिया है। अब न केवल धरती बल्कि सारा ब्रह्मांड पीछे छूटता नजर आ रहा है। इस अंतरिक्ष में मेरे चारों ओर मेरे जैसी बहुत सी आत्माएं भटक रही होंगी, जिन्हें भले ही मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वह सब भी अब अपनी दैहिक भावनाओं, मिलनसार स्वभाव, चतुराई और चालाकी, घोर बुद्धिमत्ता, अपने अबोध अचरज आदि से छूट चुकी होंगी और इन्होंने भी अपना वह अंत स्वीकार कर लिया होगा जो इनके सामने आया होगा। मैं जैसे जैसे और जिस तेजी से ऊपर उठता जा रहा था और उस अजीब से सफ़ेद दिखते सूरज से दूर आते जाते सुदूर काले अंधेरे संसार की ओर पहुंचता जा रहा था, मैं वैसे वैसे खुद को बहुत से मायनों में बदलता हुआ पा रहा था। मैं बहुत बड़ी और उजास भरी अपनी संसारी दुनिया से चला गया था और मुझ में तभी से बदलाव आने शुरू हो गए थे। मेरी समझ और चेतना इस बौने दुनियावी सयानेपन के आगे बहुत विराट हो गई थी। मैंने जैसे समय के एकदम नए विस्तार में प्रवेश पा लिया था। बहुत जल्दी मुझे धरती अपने समूचे गोलाकार रूप में नजर आई, थोड़ी सी बेडौल पूर्णमासी के चांद की तरह वृत्ताकार, बहुत बड़े चांदी के थाल की तरह। अमेरिका में तो खैर इस समय दोपहर का माहौल होगा, लेकिन छोटे से इंग्लैंड से धूप कुछ देर पहले ही सिमट चुकी होगी। पहले तो वह धरती मुझे बहुत बड़ी दिखी, मानो उसने संसार की जगह घेर रखी हो। लेकिन फिर एक एक लम्हा वह छोटी होती नज़र आने लगी और नज़र से दूर होती चली गई। धरती के दृश्य से ओझल होने के बाद चांद ब्रह्मांड के तीसरे चतुर्थांश में उभरकर सामने आया, जिसकी चमक उसकी परिधि भर ही दिख रही थी। मैंने तारामंडल की ओर नजरें घुमाईं। केवल मेष का थोड़ा सा हिस्सा नजर आया, उसका बाकी खंड सूर्य से ढक गया था। मैंने बिखरी हुई मोती की माला जैसे दिखती आकाशगंगा को पहचाना, जो सूर्य और धरती के बीच अपनी आभा फैला रही थी। ब्रह्मांड के दूसरे चतुर्थांश में उजले स्वर्ग सरीखे हिस्से के विपरीत जिधर गहरा काला अंधेरा फैला हुआ था, वहां आकाश में मैंने लब्धक और मृग तारों की आकृतियों को स्पष्ट देखा। ध्रुव तारा मेरे ठीक ऊपर था, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष भर नजर आने वाली तारामंडली से घिरा हुआ था, जिसे लैटिन अमेरिकी लोग ग्रेट बियर का नाम देते हैं।
बहुत नीचे की तरफ सूर्य के आभा अंडल के पार ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा खंजर की आकृति वाला तारामंडल देखा, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों ने अपने राष्ट्रीय झंडों पर ही नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर प्रतीक की तरह सजाया है। यह नज़ारा इतना अद्भुत था जैसे मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इन सितारों को खुद ब्रह्मांड में होते हुए भी मैं उतना छोटा सा ही देख रहा था जितने वे धरती से दिखते हैं। लेकिन वे छोटे तारे जो नीचे से शायद ही नज़र आते हैं, इस घनघोर काली पृष्ठभूमि में अपनी भरपूर चमक के साथ दिख रहे थे, जबकि बड़े तारों का तो कहना ही क्या। उनकी सौंदर्य छटा तो रंगमय थी और चमत्कृत कर रही थी। लाल दैत्य के नाम से जाना जाने वाला विराटकाय अल्देबारान तारा, जो पृथ्वी से 68 प्रकाश वर्ष दूर है, मेरे सामने आग उगलता नजर आ रहा था। लब्धक तारा, जिसे सीरियस भी कहा जाता है, वह भी सितारों की नीलमणि श्रृंखला में स्थिर बना शोभायमान था। इनमें चंचलता भरी टिमटिमाहट भले ही नहीं थी, लेकिन वह अपनी प्रशांत भव्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। जो कुछ मैं देख रहा था वह इतना स्पष्ट था कि उनकी छवि में न कोई धुंधलापन था न संशय, बल्कि मेरे भीतर उसकी तस्वीर बहुत ठोस उजली प्रामाणिकता बनकर रह गई थी। भले ही चारों तरफ गहरे अंधेरे का प्रवेश भी था, जिसमें यदाकदा बिजली की चमक जैसी प्रकाश की लहर थी। अभी जैसा मैंने फिर देखा, मुझे धरती सूर्य के मुकाबले बड़ी नज़र नहीं आई, और बस देखते ही देखते जैसा मुझे एहसास हुआ, इसके घूमने की गति घटकर आधी हो गई और उसका धीमे होते जाना जारी रहा। इसकी विपरीत दिशा में कहीं बहुत दूर से एक गुलाबी रंग की रोशनी की किरण आती दिखाई दी। वह मंगल ग्रह का प्रकाश था। मैं अंतरिक्ष में पूरी तरह स्थिर पिंड की तरह तैर रहा था। मेरे भीतर ना कोई भय था, ना आश्चर्य भरा कौतूहल, और मैंने उस अलौकिक प्रकाशपुंज को गिरते हुए देखा। निश्चित रूप से मैं लौकिक संसार से उठ चुका था। अभी अभी मुझे बोध हुआ कि मेरी समय की गति को समझने की चेतना लगभग खत्म हो गई है, और मेरे देखे हुए दृश्यों के बीच, जिन्हें मैं कुछ पलों के अंतर से समझ रहा था, उनके बीच दरअसल कई कई दिनों का अंतराल था। पृथ्वी के चारों ओर चांद का एक चक्कर मैंने देखा, और मैंने बहुत स्पष्टता से मंगल ग्रह की अपने कक्ष में एक परिक्रमा को भी देखा। इनके बीच का समय, जैसा मुझे समझ में आया, पल भर से भी कम का था, जबकि असलियत में इन घटनाओं के बीच हजारों वर्ष का अंतराल था। पहले मुझे भान हुआ था कि तारामंडल समूह काले घने विराट अंतरिक्ष में गतिहीन स्थिर बने हुए हैं, लेकिन अब मेरे सामने स्पष्ट हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी चतुर्थांश के बीच स्थित हरक्यूलिस और स्कॉर्पियो तारामंडलों के बीच की दूरी घटती जा रही है, और ओरियन तथा अल्देबारान तारे तथा उनके समूह एक दूसरे से छितरते जा रहे हैं। अचानक काले अंधेरे अंतरिक्ष के अंतहीन पर्दे को चीरते हुए तेज प्रकाश के साथ एक बहुत बड़ा सा शिलाखंड आया और कण-कण होता हुआ विलीन हो गया। उसके कण ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य के प्रकाश में धूल के कण नजर आते हैं। उनका ऐसे गायब हो जाना ऐसा था मानो विविध रंगों की चिंगारियां छोड़ता हुआ कोई आग का गोला सामने से गुजर जाए। फिर मैंने पाया कि मेरे रास्ते के पास से प्रकाश का एक पुंज पास आता जा रहा था, और आते आते उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। फिर वह इतना बड़ा होता गया कि उसने मानो सारे ब्रह्मांड को घेर लिया। मैंने समझ लिया कि वह शनि ग्रह है जो तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा है। उसका आकार और बड़ा होता जा रहा था, और बहुत से तारे अपने समूह के साथ उसके पीछे छिप जा रहे थे। मैंने शनि की सपाट चक्कर घिन्नी खाती सतह को देखा। उसके साथ 7 और उपग्रहों का समूह था। फिर शनि का बवंडर और गति तेज पकड़ता गया, इतनी कि मैं उसके पिंड के छूटते अनगिनत चट्टानी टुकड़ों, नाचते हुए उसके धूल के कणों और बहुत सी गैसों के चक्रवात के बीच में आ गया। तभी मैंने क्षण भर को देखा कि शनि की एक बिंदु से फूटती 3 शाखाएं चंद्रमा की तेज लपलपाती किरण की तरह चमकी
और फिर उपद्रवी शोर शराबे में गुम हो गईं। यह बताने में मुझे जितना समय लगा उसके 10वें हिस्से भर समय में यह सब घट के पूरा हो गया। शनि ग्रह फिर प्रकाश की एक चमक के साथ गायब हो गया। उसके जाने की चमक से सूर्य की आभा थोड़ी देर के लिए उतर गई। उसके बाद परिदृश्य में केवल काला धुंधलाता हुआ धब्बा रह गया। मेरी वह धरती माँ जहाँ मैं जन्मा था अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। इस तरह स्तब्ध नीरवता में और तेज गति की यात्रा की तरह मेरी सौरमंडल से मुलाकात पूरी हुई। अब तक मेरे लिए सूर्य बहुत से तारों के बीच केवल एक नक्षत्र था जिसकी चकाचौंध ही उसकी पहचान थी। अब मैं सौरमंडल का प्राणी रह भी नहीं गया था। मैं पृथ्वी से बाहर विराट ब्रह्मांड में आ गया था और ऐसा लग रहा था कि मैं सारे विश्व का सच ग्रहण करने जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत तेजी से सितारे एक जगह पर सिमट आए। बस लाल बेडौल बड़ा तारा एंटारस और उत्तरी गोलार्ध के लायरा तारामंडल का दूसरे नंबर का बड़ा तारा वेगा ही धुंधली सी रोशनी छोड़कर तब विलीन हुए जब अंतरिक्ष में निहारिका के गतिशील पिंड को आकाश ढकने लगा। मेरी नज़र के सामने ही अंतरिक्ष ने अपनी थकान का संकेत दिया और आकाश में दिखने वाले तारे कम से कमतर हो गए। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं हठात तैरता हुआ सा मृग तारे की आकृति में उसकी बेल्ट और तलवार के बीच कहीं पहुंच गया हूं। इन दोनों स्थलों के बीच की जगह प्रति एक एक सेकंड चौड़ी होती जा रही थी। वहां जैसे निर्वात की एक गहरी घाटी बनती जा रही है जिसमें समा जाने वाला हूं। ब्रह्मांड जैसे अब तक की सबसे तेज गति से घूमते हुए धूल के घुमार का सामना कर रहा था जो तेजी से उस निर्वात को भरने में लगा था। सितारे अपने कक्ष में चक्कर लगाते उपग्रहों को साथ लेकर बेहद चमकदार उजाला फैला रहे थे। ज्यों-ज्यों मैं उनके पास पहुंच रहा था वह चमक जाते थे और फिर बुझकर अंधेरे के हवाले हो जाते थे। पुच्छल तारे धुंधलाए से नजर आ रहे थे। उल्कापिंडों के झुंड दिख रहे थे। अलौकिक पदार्थों के सुलगते बुझते पिंड भी थे। प्रकाश की थरथराती हुई धाराएं थीं जो क्षणांश में मुझसे लाखों मील दूर चली जा रही थीं। प्रकाश की कुछ तरंगें मेरे पास से गुजरती हुई बेहद तेज गति से तारामंडलों को चीरती चली जा रही थीं। उनसे आग की चिंगारियां तीर जैसी तेजी से फूटती और काले अंधेरे अंतरिक्ष में गुम हो जाती। वह दृश्य कुछ ऐसा था मानो धूल भरी आंधी को सूरज की किरणें उजागर कर रही हों। काले अंधेरे और सितारों से खाली अंतरिक्ष का वह हिस्सा लगातार अपनी लंबाई चौड़ाई और गहराई बढ़ाता जा रहा था और मैं जहाँ खिसता जा रहा था उसके आगे सब शून्य था, जैसे एकदम रिक्त खाली। एकदम अंतिम छोर पर ब्रह्मांड का हिस्सा पूरी तरह से रिक्त और अंधकारमय था और समूचे सितारों से भरे अंतरिक्ष का विस्तार मेरे पीछे की हद तक आकर खत्म होता जा रहा था। जैसे एक जगह पहुंची सारी रोशनी के एक पर्दे ने एक आड़ बना दी हो। वह परिदृश्य पीछे छूटता जा रहा था जैसे हवा का कोई झोंका जादुई कंदील को उड़ाए ले जा रहा हो। अब मैं वहां से बाहर जाकर अंतरिक्ष की उजाड़ मनहूसियत में पहुंच गया था। निर्वात का अंधियारा यहाँ दूर तक फैला हुआ था। बस बीच बीच में इस एक रास्ता को तोड़ते हुए कुछ सितारे रोशनी की चिंगारियां बिखेरते पास से गुजर जा रहे थे। सब कुछ इतना अंतहीन सा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मेरे चारों ओर केवल अंधेरा था, निर्वात था और सब कुछ अकारण जैसा था। उसके बाद बहुत जल्दी जैसे भौतिक संसार आकार लेने लगा। वह अदृश्य निराकार पिंजरा जो मुझे ब्रह्मांड भर में नचा रहा था शिथिल पड़ने लगा। फिर वह चकाचौंध भरी रोशनी वाली चकती तक आया। फिर एक छोटे से ऐसे गोलों तक जो धुंधली सी रोशनी फेंक रहा था। उसके बाद जल्दी ही वह रोशनी का व्रत एक चमकदार बिंदु भर रह गया और फिर दुप्प से बुझ गया था। अरे अचानक मेरी महसूस करने की क्षमता लौट आई है। उसका एहसास बहुत गहरे डर जैसा हो रहा है। उस आशंका भरे गहरे अंधेरे का भय इतना हावी हो गया है जिसे बता पाना कठिन है। ऐसी भावना उठ रही है जिसमें फिर से जी उठने की, सहानुभूति पाने की और समाज से जुड़ने की गहरी इच्छा है। इस भयानक गहरे अंधेरे में दूसरी आत्माएं कहाँ हैं?
ना मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, ना वो मुझे। क्या मैं सचमुच अकेला रह गया हूँ? मेरे अकेलेपन का एहसास सच है क्या? क्या मैं उस हालत से बाहर आ गया था जिसमें मेरे होने और ना होने के बीच कोई फर्क नहीं था? मेरे पार्थिव शरीर के ऊपर जैसे कोई कवच था जो हट गया था। उस कवच ने जैसे मुझे किसी भ्रामक संसार में पहुंचा दिया था। वहां मेरे लिए सुरक्षा थी और मेरा उस संसार से आत्मीय नाता जुड़ गया था। वह कुछ काले अंधेरे में था और स्तब्धता छाई हुई थी। मैं जड़वत पड़ा था। मैं एक शून्य भर था। वहां कुछ नहीं था सिवाय प्रकाश के एक छोटे से बिंदु के। वह भी धीरे धीरे बुझकर अंधेरे में खो गया था। मैंने देखने और सुनने के लिए पूरी कोशिश की। एक बार हल्का सा झटका महसूस हुआ, उसके बाद फिर गहरी खामोशी, असहनीय अंधेरा, निराशा और भय। फिर मैंने देखा कि एक प्रकाश के दायरे में समूचा संसार सिमट आया है और वहां चमक ठहरी हुई है, जिसके दोनों ओर अंधेरे का विस्तार अपनी पृष्ठभूमि रचे हुए है। मुझे आभास हुआ कि मैं बहुत बहुत लंबे समय तक उस दायरे को ताकता रहा था और इस दौर में उसका धुंधलापन और भी गहरा हो गया था। फिर उस कालिमा रची पृष्ठभूमि पर धूसर, पीले और भूरे से बेतरतीब बादल न छाने लगे। मैं भावावेश में बहुत धीरे उठा, लेकिन उस उजले से बदलाव की रफ्तार इतनी धीमी थी कि फर्क साफ पता नहीं चल पा रहा था। उस समय कौन सी ढकी परतें खुल रही थी? उस अबूझ सी रात के अंधेरे में, इस लालिमा भरे उजास में कौन सा नया दिन छिपा था? उमड़ते हुए बादल की आकृति विलक्षण और बेतरतीब थी। बादल अपने आकार में ऊपर की तरफ एक सीधी रेखा में फैला था और नीचे की ओर जैसे उसमें चार टुकड़े लटक रहे थे। यह माजरा क्या था? मुझे तो यह पक्का लग रहा था कि मैंने इस आकृति को पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ और कब, यह मैं याद नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे अंदाज हुआ कि यह एक शिकंजे जैसा पंजा है। मैं वहाँ एक शिकंजे के सामने एकदम अकेला था। ऐसे शिकंजे के सामने जिसके आगे समूचे ब्रह्मांड का कोई भी पिंड बस एक धूल के कण के जैसा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे बहुत लंबे समय तक ताकता रहा हूँ। उस पंजे की एक उंगली ने मुझे एक अंगूठी चमकती दिखी और मेरा पूरा संसार उस अंगूठी की परिधि पर पड़ते बस एक प्रकाश के बिंदु जैसा था। और उस पंजे की गिरफ्त में एक काली छड़ थी। बहुत लंबे समय तक मैं उस अंगूठी वाले पंजे और खाली छड़ को देखता रहा था। मैं अचंभित था और डरा हुआ भी, असहाय पड़ा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। यह भी लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। मैं बस अनंत समय तक उस अबूझ हाथ और उसकी गिरफ्त में पड़ी छड़ को बेमतलब देखता रह जाऊंगा। क्या यह समूचा ब्रह्मांड किसी दूसरी बड़ी दुनिया के आगे बस एक टुकड़ा भर है? क्या इस तरह यह ब्रह्मांडों की एक श्रृंखला है? मेरे संसार का अस्तित्व तिनके भर है और मैं क्या था? क्या मेरा होना न होना सचमुच एक बेमतलब सवाल था? मेरे संशय के आगे एक ठोस देह ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस हाथ के बारे में मेरे संशय के गहरे अंधेरे के बीच किन्हीं अबूझ, अकल्पनीय, बेतुके अंदाजों ने जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि उनकी कोई भी आकृति स्पष्ट नहीं ठहर रही थी। सहसा एक आवाज़ सी सुनाई दी, जैसे कहीं घंटी बजी हो, जैसे कहीं बहुत दूर से अंधेरे को चीरते हुए कंपनों का अनुनाद मुझ तक पहुंच रहा हो और हर कंपन के बीच लंबा सन्नाटा बुना हुआ हो। फिर नज़र आया कि उस हाथ की पकड़ उस छड़ पर मजबूत हो गई। फिर मुझे उस हाथ के काफ़ी ऊपर अंधेरे के शीर्ष पर एक गोला नज़र आया, जिससे हल्की हरी सी आभा फूट रही थी। एक अजीब सा गोला था जिसमें से रह रहकर एक खटके जैसी आवाज़ आ रही थी। फिर एक आखिरी खटके के साथ साथ गायब हो गया। 1 घंटा बीता होगा और तभी मैंने बहुत सी नदियों के कलकल बहने जैसी आवाज़ सुनी। लेकिन यह काली छड़ जस की तस आसमान की ओर तनी हुई दिखती रही। फिर एक आवाज़ ऐसे सुनाई पड़ी जो मानो अंतरिक्ष की ऊंचाई से आई हो। कहा गया था, अब कोई दर्द नहीं होगा। यह बात सुनते ही मेरे मन में ना जाने कितनी बड़ी खुशी भर गई कि पूछो मत।
मुझे वह गोला सफ़ेद बहुत चमकदार नज़र आया। यह छड़ी भी काली और चमकदार दिखी। साथ ही मुझे वहाँ की बहुत सारी चीज़ें साफ और स्पष्ट नज़र आने लगीं। वह गोला दीवार पर लगी घड़ी का सामना था। वह काली छड़ मेरे पलंग पर लगी एक पटरी थी। हेडोन मेरे पैताने से उस पटरी के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी कैंची थी। हेडोन के कंधे के पीछे लगी घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे एक के ऊपर एक होकर सिर्फ एक नज़र आ रही थीं। मोवब्रे वॉश बेसिन पर किसी चीज़ की धुलाई कर रहा था और मेरे कमर के पास वाले हिस्से में जहाँ से दर्द की लहर उठती थी वहाँ मुझे ऑपरेशन किए गए होने का एहसास हुआ था। ऑपरेशन ने मुझे मौत तक नहीं पहुँचाया था और मैं जिंदा था। तभी मुझे समझ में आया कि मैं अब पिछले 6 महीने से भुगते जा रहे दर्द से छुटकारा पा चुका हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। विज्ञान और रोमांच से भरी इस कहानी में अंतरिक्ष के कई रहस्यों को उजागर किया गया है। आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। पर यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। धन्यवाद।